नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान, विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धरे के बीच खींचतान। क्या बीजेपी निकाल पाएगी समाधान या होगा नुकसान? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 54वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। अकादमी से पास आउट हुए 99 भारतीय, 2 मित्र देश भूटान के अधिकारी। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हो रहा वार। बीजेपी का आरोप, वर्ग विशेष को गरीबों का हक देना चाहती है कांग्रेस। रुड़की के लक्सा विकास खंड कार्यालय में ग्राम प्रधानों का हल्ला बोल। अधिकारियों सहित जेई पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा लंबित फाइलों के भुगतान के लिए अधिकारियों को चाहिए कमीशन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही बीजेपी में घमासान मच गया है। टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व मंत्री दिनेश धने आमने सामने आ गए हैं। दिनेश धने ने किशोर उपाध्याय पर टीएसडीसी में अपनों को ठेका दिलाने का आरोप लगाया है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह मामला असहज कर देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान, विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धने आमने सामने। कांग्रेस ने कसा तंज, दूसरे दलों से आए नेताओं का बीजेपी में दिखने लगा साइड इफेक्ट। लोकसभा चुनाव के पहले से ही बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं का बाहें फैलाकर पार्टी ने स्वागत किया, लेकिन लगता है कि अब बीजेपी को इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है, क्योंकि प्रदेश में मतदान संपन्न होते ही टिहरी में बीजेपी के 2 नेताओं के बीच घमासान जारी है। टिहरी से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व मंत्री दिनेश धने के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल दिनेश धने ने विधायक किशोर उपाध्याय पर टीएसडीसी में अपनों को करोड़ों का ठेका दिलाने का आरोप लगाया। अब इसे लेकर किशोर उपाध्याय ने टीएसडीसी के निदेशक को पत्र लिखकर ठेकों को सार्वजनिक करने की मांग की है। ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बीजेपी के दोनों ही नेताओं के बीच चल रही ये खींचतान पार्टी को असहज कर रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। कोई इस प्रकार की बात अगर किसी नेता के द्वारा कही गई तो उसका निश्चित रूप से संज्ञान भी लिया जाएगा, उससे बातचीत भी होगी। किन परिस्थितियों में किसने क्या बात कही है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी अमर्यादित बयान को स्वीकार नहीं करेगी। कार्रवाई जैसा अभी कोई ऐसा विषय संगठन के पास नहीं आया है और हमने अभी दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे। तो हमने भी जो है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हमें हुई है, इसमें बातचीत करेंगे आगे, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। बीजेपी भले ही दोनों नेताओं की इस लड़ाई को हल्के में ले रही हो, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि दूसरे दलों से बीजेपी में नेताओं को भरने का नतीजा अब सामने आने लगा है। भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, दुराचारी, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब विपक्षी दल के नेताओं के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही थी, तो आनन फानन में वो ये देखना भूल गई कि जो लोग जन्मजात एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, उनको ले जाकर उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। और हम ये बार बार कह रहे थे कि ये बैकफायर करेगा। अब उसके रुझान आने लगे हैं। जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो गड्ढा कांग्रेस पार्टी के लिए खोदने की कोशिश कर रही थी, वो उसी गड्ढे में जाकर गिर पड़ी है। किशोर उपाध्याय और दिनेश धने के बीच का ये मामला अब पार्टी फोरम से बाहर आकर पब्लिक डोमेन में पहुंच चुका है। ऐसे में ये स्थिति पार्टी के लिए असहज है, क्योंकि दोनों ही नेता एक पार्टी में हैं। समर्थन करें तो किसका, विरोध करें तो किसका, क्योंकि दोनों ही नेता बीजेपी बैकग्राउंड से ना होकर दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए हैं। दोनों का ही टिहरी में अपना एक वोट बैंक है। 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब एक ही नाव पर सवार दोनों नेताओं के बीच ये खींचतान कई सवाल खड़े करती है। सियासी जानकारों का मानना है कि निकाय और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं के बीच ये तल्खी देखी जा रही है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने का ये साइड इफेक्ट दिखने लगा है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से इस घमासान को शांत कर पाती है, या फिर माहौल और गर्माता नजर आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई। बुधवार को उन्होंने राजधानी देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 54वें आरा दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान FRI से 2022 से 24 सत्र के 99 भारतीय और 2 मित्र देश भूटान के यहां पर प्रशिक्षु अधिकारी पास आउट हुए हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वनों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उस हिडन एजेंट पर चोट लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक वर्ग विशेष को गरीबों का हक देने की बात कर रही है। विकास के एजेंडे पर टिक नहीं रही है। जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस पर काम किया है। तब से कांग्रेस लगातार सब चुनाव में पराजित हो रही है, अधिकांश चुनाव में। लेकिन कांग्रेस फिर से अपने उस एजेंडे को लेकर आई है, जिस एजेंडे पर चलते हुए 60-70 वर्षों तक उसने देश को लूटा है। वो विभाजनकारी एजेंडा है, वो देश को जातियों उपजातियों में बांटने का है, वो एक दूसरे में नफरत पैदा करने का है, वो अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का है। उधर हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी नेता बलराज पासी ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी नेता बलराज पासी ने दावा किया कि देश की जनता बीजेपी के साथ है। बता दें कि बलराज पासी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया। पासी ने कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है। और आज फिर से जो कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में ये दिखाया है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर संपत्तियों के सर्वे कराए जाएंगे, किसके पास कितना सोना है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास 2 मकान है, आखिर कहाँ इस पैसे को जो है इनकी लोगों की संपत्ति को छीन कर किसके साथ जो बांटना चाहते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम 50% से आरक्षण को आगे लेकर जाएंगे। अरे भाई, आगे लेकर जाओगे तो आगे तुम किन के लिए ले जाना चाहते हो? तो तुम निश्चित रूप से दर्शाता है कि तुम ये अगला बढ़ाकर आगे जो है उसको जो जितना भी बढ़ाओगे 10%, 20%, 25% उसको आप मुस्लिमों को देना चाहते हो। रुड़की पहुंचे हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत की जीत का उन्होंने दावा किया। हरीश रावत ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों से बीजेपी बौखलाई हुई है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठ रहे सवालों पर भी हरदर ने जवाब दिया। हमारा कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। लक्सर विकास खंड में कई ग्राम प्रधानों ने विकास खंड के अधिकारियों सहित जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नाराज ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर विकास खंड के कार्यालय पर तालाबंदी की। अधिकारियों के खिलाफ हल्लाबोल कर रहे ग्राम प्रधानों ने बताया कि अधिकारी अपना कमीशन लिए बिना फाइलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बता दें कि नाराज प्रधानों ने कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। मेरे यहाँ पिछले 22-23 में 8 पशु शेड बने थे। 8 के 8 काम पे बनकर तैयार हो गए। मस्टोर निकल गए, 4 बार उनके मस्टोर निकाल दिए। जब उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो इन्होंने सारे जीरो कर दिए। ये जेई है जो हम रोशन लक्ष्य जेई इसे MB करनी नहीं होती। 8% जेई का कहना ये हो कि 8% अगर मुझे आप कमीशन दोगे तो मैं MB करूँगा, वरना मैं MB नहीं करूँगा। पैसा मेरी कलम से निकल रहा है। कई बार आई ये शिकायतें, लेकिन सही तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो पाता पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होती जा रही है कि ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये लोग कमीशन के जो कमीशन देता है उसके काम करते हैं, जो नहीं कमीशन देता है उसके काम नहीं करते हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो ये बिल्कुल लोग तालाबंदी रहेगी। मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन बुधवार को मानसखंड तीर्थ यात्रा के 280 यात्रियों को पुणे से लेकर पहली उत्तराखंड के टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान रेलवे ने यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक कालीन छोटे बड़े मंदिरों को जोड़कर मानसखंड यात्रा का संचालन शुरू किया है। वहीं मानसखंड एक्सप्रेस से पहली बार सफर करने वाले तीर्थयात्री काफी उत्साहित नजर आए। बहुत बढ़िया स्वागत और उत्तराखंड में बहुत अच्छा लग रहा है।
खरवा से आया हूँ। 2 दिन का सफर करके अभी टनकपुर पहुँच गया हूँ। बहुत बेहतरीन, अच्छा लगा है, सब सुविधाएं अच्छी है। वहीं राजधानी देहरादून के परिवहन भवन में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हांकी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मई महीने से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ग्रीन कार्ड के साथ ही ट्रिप कार्ड का जारी करने पर मंथन हुआ। संयुक्त परिवहन आयुक्त शरद कुमार ने बताया कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच चलने वाली शटल सेवा आ रही समस्याओं को अब जल्द से दूर किया जाएगा। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज़ सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वर्षों में रही हैं, तो उनकी समस्याओं के निदान के बारे में भी। अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालय में लंबे इंतजार के बाद मरीजों को सीटी स्कैन मशीन की सुविधा मुहैया होगी। जिला अस्पताल के पीएमएस के मुताबिक अभी रेडियोलॉजिस्ट और ऑपरेटर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मई महीने से सीटी स्कैन मशीन को शुरू कर दिया जाएगा। इसका लाभ दूर दराज से आए मरीज आसानी से उठा सकेंगे। ये हमारी अगले महीने हम 1 तारीख से इसको शुरू कर देंगे। अभी हमारे जो टेक्नीशियंस हैं और डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है, और जहाँ तक सुविधा वाली बात है तो पूरे अल्मोड़ा ज़िले को इसका लाभ मिल पाएगा। देखिए, इसमें टाइमिंग तो अस्पताल की हमारी वही रहेंगी जो चलती हैं 8 से 2 या 9 से 3 वाला जो हमारा शेड्यूल चलता है, उस पीरियड में तो होंगी। उसके अलावा भी 24/7 सपोज कोई इमरजेंसी आती है, कोई एक्सीडेंटल हेड इंजरी, इस तरह के कोई केसेस आते हैं, उनके लिए ऑन कॉल डॉक्टर और टेक्नीशियन आके उसका सीटी स्कैन करेंगे। उत्तराखंड में एक तरफ बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं प्रदेश में जंगल की आग ने तांडव मचाया है। लगातार जंगलों के धधकने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में वन अग्नि की 400 से ज्यादा घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं। वन विभाग जंगल में लग रही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सीएम धामी भी इन घटनाओं पर गंभीर नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक जंगलों में आग फैल रही है। राज्य में इस साल अभी तक वन में आग की घटनाएं 747 पहुंच चुकी है, जिसमें 570 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र झुलस चुका है और करीब 12 लाख से अधिक आर्थिक नुकसान हो चुका है। वहीं पिछले साल की बात करें तो इस समय तक जंगलों में आग की 278 घटनाएं सामने आई थी, जिनमें 357 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया था। आंकड़ों से साफ है कि इस बार आग की घटनाएं अधिक हो रही है। आने वाले दिनों में जब तापमान और बढ़ेगा तो इसमें और तेजी आ सकती है। ऐसे में वन विभाग के साथ साथ सूबे की सरकार के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। अभी तक जो है कुल जब से फायर सीजन हमारा गतिमान है तो कल तक का जो आंकड़ा है उसमें 477 मामले जो हैं कुल वनाग्नि घटनाओं के हुए हैं, जिसमें कि 570 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये देखा गया है कि अभी वहाँ अप्रैल में ही टेम्परेचर बढ़ने से कारण और तेज़ हवाओं के कारण, ड्राई स्पेल गतिमान रहने के कारण जो है ये घटनाएं हुई हैं। और जो फॉरेस्ट फ्लोर पे हमारा पिरूल पड़ा हुआ है या घास वगैरह है, तो उसमें कई मामले इस प्रकार से आए हैं कि वनाग्नि घटनाएं हुई हैं। तो कोशिश हमारी विभाग की ये हो रही है कि जो भी घटना हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से भी हमारे पास एक FSI से सूचना आती है, 4 बार आती है पूरे दिन में जो है। तो जैसी वो सूचना हमारे पास आती है तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें हम वो डिसमिनेट कर देते हैं और जो संबंधित क्रू टीम है वो फिर संबंधित स्थल पर जाकर जो है आग को बुझा रही है। प्रदेश में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं। वहीं वन विभाग ने संवेदनशील जंगलों को चिन्हित किया है, जिसमें पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और टिहरी सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इनमें 83 स्थान ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं, जबकि 250 स्थान संवेदनशील हैं। वहीं जंगलों में लग रही आग की गंभीरता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया था और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वन अग्नि प्रबंधन को लेकर बैठक भी की थी।
इसमें सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को कल मुख्य सचिव महोदया द्वारा मीटिंग भी ली गई थी। तो यही निर्देश दिए गए हैं कि कई बार ये प्रकाश में आता है कि शरारती तत्व भी आग लगाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल उसमें जो है कार्रवाई की जाए, वन अपराध भी जारी किया जाए और पुलिस को भी तहरीर देके FIR भी दर्ज कराई जाए। जिस तरह से प्रदेश से वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में आग की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग कितनी मुस्तैदी के साथ बढ़ रही आग की घटनाओं पर काबू पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टर्स रूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैग पर हाथ साफ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने हल्द्वानी निवासी वेदांत मौर्य को गोली मारने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी किशन ठाकुर उर्फ बबलू और उसके एक अन्य साथी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। 307 का मामला था। आनंदपुर थाना कोतवाली हल्द्वानी टीबी नगर क्षेत्र में पड़ता है। 21 अप्रैल को एक फायर की झोंकने की खबर थी। इस पर पुलिस गई थी मौके पर घटनास्थल पे। तो ये जानकारी में आया कि सुशील मौर्य के भतीजे वेदांत मौर्य को गोली लगी है। तो उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया और बाद में हायर सेंटर बरेली में रेफर हुआ। तत्काल इस पर FIR दर्ज हुई और हमारी टीमें इस पर बनी, जिसको लीड सी हल्द्वानी नितिन लोहानी जी ने किया। और काफ़ी प्रयास के बाद आज सुबह 2 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके एक का नाम किशन ठाकुर, दूसरे का नाम सुरेंद्र सिंह शाही है। उधर गदरपुर के खेमपुर गांव में किसानों और अधिकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि यहां प्रशासन की टीम डिग्री कॉलेज बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंची, लेकिन किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिग्रहण जमीन को अपना बताने वाले किसान अशोक भावरी ने कहा कि वो किसी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आज हमारे खेत है 50 साल पुराना, पापा जी के ज़माने और दादाजी ने ले रखा है। तो कुछ अपने चकबंदी वालों ने गड़बड़ करके इसमें वर्ग 4 की थी, वो 5 में कर दिया। तो इसमें हमने कोर्ट में केस कर रखा है, सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसका पालन सब अधिकारियों को करना चाहिए और उसके साथ ही पालन करने का जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा तो उस आदेश से हम किसान भाई सब सहमत हैं। और इन भाइयों को अपने जो भी गवर्नमेंट के अफसर आए हुए इन भाइयों को भी कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी में घमासान, विधायक किशोर उपाध्याय और दिनेश धरे के बीच खींचतान। क्या बीजेपी निकाल पाएगी समाधान या होगा नुकसान? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 54वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। अकादमी से पास आउट हुए 99 भारतीय, 2 मित्र देश भूटान के अधिकारी। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हो रहा वार। बीजेपी का आरोप, वर्ग विशेष को गरीबों का हक देना चाहती है कांग्रेस। रुड़की के लक्सा विकास खंड कार्यालय में ग्राम प्रधानों का हल्ला बोल। अधिकारियों सहित जेई पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा लंबित फाइलों के भुगतान के लिए अधिकारियों को चाहिए कमीशन।